So hello and welcome back students to AIB Education. I study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपनी क्लास 12 Political Science की वन शॉट रिवीजन शुरू कर चुके हैं और इस वन शॉट रिवीजन में मैंने देखा था कि जो हमने अपने YouTube चैनल AIB Education पर स्पेसिफिक बेस पर वन शॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें लगभग हमने सेकंड बुक के चैप्टर्स कवर किए हैं, जैसे राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर या फिर भारत के विदेश संबंध या नियोजित विकास की राजनीति। तो मैंने सोचा है कि भाई सेकंड बुक के हमारे कई सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और फर्स्ट बुक का अभी तक कोई चैप्टर अपलोड नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम अपनी सेकंड बुक को फिनिश करते हैं, देन आफ्टर हम फर्स्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली यानी कि चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो आज की अपनी इस क्लास में इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इस चैप्टर में आने वाले जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ जितनी भी चीजें मैंने बोर्ड पे लिख रखी है ना, अभी लिखना नहीं, जब मैं इनको समझाऊं तो हाथों हाथ लिखते हुए चलना, ये सभी मैंने कोड बनाकर लिख रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत जो होती है बेटा, वो होती है हमारे पास मई 1964 में। तो मई 1964 की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू जी की हत्या यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होने के बाद हमारे देश के अंदर ये एक तरीके से डिमांड आ जाती है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बने। तो मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होने के बाद जून 1964 के अंदर जो चुना गया, वो चुना गया लाल बहादुर शास्त्री जी को सेकंड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। तो यहां पे 1964 के अंदर जो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के लिए चुने गए, इसी 1964 के अगली साल यानी 1965 के अंदर यहां पर पाकिस्तान के साथ जो है हमारा युद्ध हो गया था, ठीक है। 1965 का पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। अब उस 1965 के युद्ध को शांति बहाली में लाने के लिए रूस की मध्यस्थता के अंदर ताशकंद समझौता हुआ था। क्या हुआ था बेटा? ताशकंद समझौता हुआ। इस ताशकंद समझौते को करने के लिए उज्बेकिस्तान के, मतलब एक तरीके से रूस के एक राज्य का नाम है ताशकंद, वहां पर यह समझौता हुआ। और इस समझौते को करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी वहां पर गए और वहां पर अचानक से या एक तरीके से समझ लीजिए सस्पेंस तरीके से उनकी जो है वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर 1964 के अंदर ही, यानी जब वो प्रधानमंत्री बने उसके ठीक अगले साल 1965 के अंदर युद्ध हो गया और ताशकंद समझौता 1966 को हुआ। और 1966 के अंदर जब वो ताशकंद समझौता करने के लिए गए तो वहीं पे उनकी हत्या हो जाती है। अब फिर से हमारे देश की प्रधानमंत्री की पोस्ट हो गई खाली। तो अब इस पोस्ट को भरने के लिए यहां पर अब चुना गया 1966 के अंदर इंदिरा गांधी को। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अब 1966 के अंदर किसको चुना जा रहा है भाई? इंदिरा गांधी को चुना जा रहा है। तो यहां पर जो ये इंदिरा गांधी है, ठीक है, इन्होंने कई बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता, लगभग 2 बार जीता। और मैं आपको बताऊं कि 1984 के अंदर इसी पद पर काम करते हुए इनकी मृत्यु यानी इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां पर 1964 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी मृत्यु हो जाती है, फिर 1964 यानी मई के बाद जून के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी को नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही पहले वाले प्रधानमंत्री खत्म हुए दूसरे वाले प्रधानमंत्री को हाथों हाथ नियुक्त कर लिया, ऐसा नहीं है। कुछ समय लगा, महीने भर का, 1.5 महीने का, 2 महीने का। तो इस समय के अंदर जो भूमिका निभाई थी हमारे देश के अंदर एक टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर की, उनका नाम है बेटा गुलजारी लाल नंदू, ठीक है, गुलजारी लाल नंदू। तो यहां पर टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के गुलजारी लाल नंदू रहे हैं। तो यहां पर अब हमने क्या समझा कि भाई 1964 के अंदर सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और इसी के बाद से एक लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर एक तरीके से फ्लक्चुएशन आना शुरू होती है। 1964 के अंदर ही लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और ठीक एक साल बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। इस युद्ध की शांति के लिए 1966 में 1966 के अंदर रूस की मध्यस्थता के बीच में उसके एक राज्य में ताशकंद के अंदर ये समझौता होता है और इस समझौते के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री वो समझौता करने जाते हैं और बहुत अलग ही तरीके से वहां पर उनकी हत्या हो जाती है, जो आज तक एक मिस्ट्री है। तो 1966 के अंदर हमारे दूसरे प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी
क्या हुआ, थर्ड प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इस बार जो प्रधानमंत्री चुना गया वो इंदिरा गांधी को चुना गया और ये हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी है। अब मैं इनकी बात बताऊं कि पता बेटा ये ना बिल्कुल अनुभवहीन है, यानी कि ये अनुभवहीन प्रधानमंत्री है, तब भी ये हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री के लिए क्यों चुनी गई, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, उस समय पर कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस काफी बड़ी सरकार थी, बहुत बड़ी सरकार थी, और कांग्रेस में क्या था, सिंडिकेट थे, कांग्रेस में सिंडिकेट्स थे, कांग्रेस के अंदर सिंडिकेटों का बहुत दबदबा हुआ करता था। ये वो नेता थे जिनकी पूरी राजनीति के ऊपर बहुत बड़े तरीके से चलती थी। तो वो सिंडिकेट कौन कौन थे जैसे कि के कामराज हो गए, एस के पाटिल हो गए, के एस निजली गंपा हो गए, अतुल्य घोष हो गए, या नीलम संजीव रेड्डी। तो ये हमारे पास चार पांच कुछ ऐसे नेता हैं जिनको हम सिंडिकेट कहते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से इनको हम क्या कहते हैं, सिंडिकेट। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान दो कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन होने के बाद भी हमारे देश की प्रधानमंत्री इसलिए बन गई क्योंकि उनको जो समर्थन था वो सिंडिकेटों का समर्थन था। सिंडिकेट अगर चाहते तो वह खुद भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हम किसी और को प्रधानमंत्री बनाते हैं जो अनुभवहीन है, क्योंकि अगर वो अनुभवहीन होंगी तो वो हर चीज के सलाह और मशवरे के लिए हमारे पास ही आया करेंगी। तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चेहरा किसी और का होगा और दिमाग हमारा होगा। तो इनको, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया की भी एक तरीके से टिप्पणी इनके लिए की गई थी कि ये तो हमारे इशारों पर चलेगी। हालांकि बाद में ऐसा नहीं होता, बाद में बिल्कुल कहानी पलट जाती है, और इस कहानी पलटने के बाद ही कांग्रेस विभाजन का भी जन्म हो जाता है। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हमने क्या जाना कि इंदिरा गांधी चुनी गई है सिंडिकेटों के माध्यम से। अच्छा, ये जो हमारी इंदिरा गांधी चुनी गई है सिंडिकेटों के माध्यम से, ये चौथा आम चुनाव जब होता है, तो चौथा आम चुनाव जो हुआ 1967 के अंदर, यानी 1966 के अंदर ये प्रधानमंत्री चुनी गई, और 1967 के अंदर एक चौथा आम चुनाव हुआ। उस चौथे आम चुनाव के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे कि कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस कांग्रेस को भारी हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसको क्यों करना पड़ा ये अभी जानेंगे, बट देखिए सबसे पहले इसने किन किन राज्यों में हार का सामना किया। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल। तो ये सारे वो राज्य थे बेटा कि जिसके अंदर कांग्रेस की सीट ही नहीं आई। और सबसे खास बात यह है कि जिन सिंडिकेटों के बारे में अभी आप पढ़कर आए हो, वही सिंडिकेट इस चुनाव के अंदर हार गई थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि 1960 का जो दशक है बेटा वो हमारे लिए खतरनाक दशक के नाम से भी हम जानते हैं। 1960 का दशक जो था हमारे लिए वो खतरनाक दशक के नाम से हम जानते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मानसून की असफलता हो गई थी, और मानसून की असफलता होने की वजह से फसलों के अंदर भारी गिरावट आई थी। इस 1960 के दशक के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो कि हुआ 1965 के अंदर, और साथ ही साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत का और चीन का युद्ध हुआ था 1962 के अंदर। ये आप ध्यान रखना, यानी 1960 के दशक के अंदर हमारे देश ने दो दो युद्धों का सामना किया। पहला युद्ध हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर के अंदर, और दूसरा युद्ध हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर। तो यहां से हमने क्या जाना बेटा कि 1960 का दशक हमारे लिए खतरनाक दशक रहा। यहां से मानसून की असफलता रही, और साथ ही साथ आर्थिक संसाधनों पर भी भारी गिरावट आई। जो तेल की कीमत थी वो बढ़ने लग गई, महंगाई बढ़ने लग गई। ऐसा आखिर क्यों था, क्योंकि हम जब किसी से भी लड़ाई लड़ते हैं तो उस लड़ाई के अंदर हमारे पास से कैश का आउटफ्लो होता है, यानी पैसा जाता है। तो यहां पे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, अपने देश को भारी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सेना के ऊपर ज्यादा खर्च किया जा रहा था, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। तो इसीलिए यहां पर क्या था कि हमारे देश की जनता हमसे, यानी हमारी सरकार से गुस्सा थी, और यही वजह थी कि खतरनाक दशक एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रखता है चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की भारी हार के लिए। तो खतरनाक दशक अगर आपसे कोई डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो आप क्या बोलोगे बेटा, मानसून की असफलता हो गई, 1965 का युद्ध हो गया, 1962 का युद्ध हो गया, आर्थिक संसाधनों में कमी हो गई, महंगाई की बढ़ोतरी हो गई, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि अनुभवहीन प्रधानमंत्री का सामना करना पड़ा। और इसी बीच इतनी सारी कमियों को लेकर, इतनी सारी आकांक्षाओं को, प्रॉब्लम्स को लेकर गैर कांग्रेसवाद भी निकल आए थे। यानी गैर कांग्रेसवाद का मतलब क्या है कि जैसे कि हम 1947 में आजाद होते हैं तो 1948 के अंदर कांग्रेस का पहला गठबंधन अलग हो जाता है, यानी कांग्रेस का पहला भाग अलग हो जाता है, उसको हम समाजवादी पार्टी का नाम देते हैं। तो यहां से आप क्या जानते हो कि आज भारत के अंदर जितनी ज्यादा एक तरीके से विपक्षी दल हैं वो सब कांग्रेस के अंदर से ही निकले हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही थी। तो यहां से गैर कांग्रेसवाद, इसका मतलब यहां पर क्या होता है मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि विपक्षी दल की अगर बात करूं तो विपक्षी दल का क्या मतलब होता है कि बेसिकली जो एक तरीके से सत्ता के अंदर पार्टी है उसकी कमियों को बताना।
करवाना और जनता को उनकी कमियों से अवगत करवाना। तो ये गोल्डन चांस था कि गोल्डन चांस था गैर कांग्रेसवाद के लोगों के लिए, यानी जो कांग्रेस के अंदर नहीं थे, विपक्षी दल थे। तो अब इन्होंने देखा कि कांग्रेस ने इतने बड़े भारत पर कब्जा कर रखा है, मतलब पूरे भारत में हर राज्य के अंदर इसकी सीट आती है और सेंट्रल के अंदर तो ये ऑलरेडी है ही, तो क्यों ना इसको हराया जाए। ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 1960 का दशक हमने खतरनाक दशक के नाम से जाना और यहाँ पे अनुभवहीन प्रधानमंत्री का सामना करना पड़ रहा है। इस खतरनाक दशक के अंदर हमने कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है और साथ ही साथ इतनी बातों को लेकर ये फौरन खड़े हुए और उस समय पर भारत के अंदर जितने भी विपक्षी दल थे वो सब एकजुट हो गए और उन्होंने कहा कि हम सब हो जाते हैं एक, और कैसे नहीं कैसे करके पहले इस कांग्रेस को हराते हैं, फिर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन किस जगह पर बैठेगा। तो यहां पर इतनी सारी सिचुएशंस को लेकर, यानी इतने सारे विपक्षी दल को एकजुट लेकर समाजवाद के एक नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसको गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। या आप ध्यान दीजिएगा कि गैर कांग्रेसवाद का जो नाम दिया ना बेटा, वो दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये नाम दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, समाजवाद की पार्टी के थे। इन्होंने देखा कि भाई सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए और उसकी कमियों को जनता से अवगत करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक तरीके से गैर कांग्रेसवाद है। अब इस गैर कांग्रेसवाद में ना जितने भी विधायक दल थे यानी विपक्षी दल थे, उन्होंने अपने आप का संगठन बना लिया था जिसका नाम था संयुक्त विधायक दल, जिसको हम एसयूडी के नाम से जानते हैं। और यही एसयूडी दल जो था वो पंजाब के अंदर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से भी जाना गया था। तो ये था आपका कारण। क्या थे बेटा? ये कारण लिख लीजिएगा कि चौथे आम चुनाव के अंदर 1967 के अंदर इतने सारे राज्यों के अंदर भारी हार की जो कारण है वो यही कारण है। इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दिया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1967 का जो ये चुनाव में इतने सारे राज्य जो ये हारी है कांग्रेस, इसको आप राजनीतिक भूकंप के नाम से भी जानते हो। यह आप खास ध्यान रखिएगा बेटा, इसको हम राजनीतिक भूकंप के नाम से भी संज्ञा प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि इसमें कांग्रेस का इतनी बड़े स्तर पर हारना कोई मामूली बात नहीं थी। यहां तक कि कांग्रेस ने सेंट्रल के अंदर भी बड़ी मुश्किल से अपनी सरकार बनाई थी, बहुत मुश्किल से बनाई थी। स्टेट तो वो हो चुकी थी, सेंट्रल के अंदर ही बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी। खैर, ये तो बात रही गैर कांग्रेसवाद की। अब तक हमने चैप्टर में जान लिया पहले इस कहानी की शुरुआत, ठीक है। उस कहानी की शुरुआत के बाद हमने समझा सिंडिकेटों ने किस तरीके से इंदिरा गांधी का सपोर्ट दिया, और इंदिरा गांधी के 1966 में सेलेक्ट होने के बाद जो 1967 के अंदर एक चौथा आम चुनाव हुआ, उसको हमने क्या संज्ञा दी और उसमें क्या स्थिति थी और उसका क्या कारण था, यह हमने सब जान लिया। अब हम यहां पर जानते हैं कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति खराब हुई। अभी आपने मेरे एक शब्द पर ध्यान दिया हो, मैंने बोला था कि भाई सिंडिकेटों ने इंदिरा गांधी को इसलिए सपोर्ट दिया ताकि इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया की तरह उनकी ही बातों पर चले, मतलब जो उनका माइंडसेट है, जो उनकी चीजें हैं वो चले, और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री के सीट पर चेहरा किसी का हो, दिमाग हमारा हो। अब ये इन्होंने सोचकर इंदिरा गांधी को समर्थन दिया, परंतु बाद में जाके इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। कई सारे फैसलों में, कई सारी बातों में इंदिरा गांधी ने अपना मत रखा और इनके मत को नहीं माना। इसी बात को लेकर क्या हुआ, इसी बीच में 1969 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हुआ, ठीक है। इस राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद अब ये बात आ गई कि राष्ट्रपति किसको बनाया जाए। अब यहां पर जो सिंडिकेट थे हमारे, इन सिंडिकेटों ने क्या करा, इन सिंडिकेटों ने नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि भाई देश के राष्ट्रपति जो है वो नीलम संजीव रेड्डी जी बनने चाहिए। अब यहां पर सपोर्ट है सिंडिकेटों का। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, वो किया उपराष्ट्रपति का वीवी गिरी को। अब जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री का सपोर्ट जिसको मिल रहा है वो तो जीतना ही जीतना है। अब यहां पे ये नहीं जीतते, जीत जाते हैं वीवी गिरी जी। अब इनके जीतने के बाद यहां पे सिंडिकेटों ने बोला कि भाई तुम तो हमारी कोई बात ही नहीं मानती है और हम अपना मत रखते हैं, तुम उस मत को भी निष्कासित कर देती हो। हम तुम्हें अपनी पार्टी का मानते ही नहीं है, हम तुम्हें अपनी पार्टी से निष्कासित करते हैं। और इस राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो है कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा मतभेद हो गया और इस मतभेद को लेकर यहां पे सिंडिकेटों ने इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कांग्रेस हो गई बेटा दो भागों में डिवाइड। ये आप ध्यान रखिएगा, कांग्रेस हो गई दो भागों में डिवाइड। पहला हो गया ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हो गया बेटा रिक्विजिनिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन वो पार्टी था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो था ये वो पार्ट था जिसके अंदर सिंडिकेट थे, जिसके अंदर सिंडिकेट थे, या आप ध्यान रखिएगा जिसके अंदर सिंडिकेट थे।
ये वो पार्ट था। और रिक्विजिनिस्ट वो पार्ट था जिसके अंदर इंदिरा गांधी थी। तो यहां पर हम क्या जान पाए, ये वो वाला पार्ट है जिसके अंदर इंदिरा गांधी है, और बाद में जाके बहुत समय बाद इसी रिक्विजिनिस्ट कांग्रेस को असली कांग्रेस के नाम से जाना गया था। तो ये राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ, इस राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस के दो भाग हो गए, एक हो गया ऑर्गेनाइजेशन और एक हो गया रिक्विजिनिस्ट। ठीक है, तो यहां तक होपफुली आपके चैप्टर में कोई आपको डाउट नहीं होगा, बट हाँ कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम जानते हैं। उस टॉपिक का नाम है बेटा दल बदल। तो दल बदल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका मतलब क्या होता है, जब कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को छोड़कर जब किसी और की पार्टी में चला जाता है तो उसको हम दल बदल कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास सामने आया था 1967 की चुनाव में। तो ये 1967 का चुनाव, जिसको हम राजनीतिक भूकंप के नाम से जानते हैं, इसका उदाहरण ये भी है। तो जो हमने कारण पढ़े हैं ना, अभी कारण हमने पढ़े हैं, खतरनाक दशक का पढ़ा है हमने, अनुभवहीन प्रधानमंत्री का पढ़ा है, तो उन सारे कारणों के अंदर आपको ये भी ऐड ऑन कर लेना है। ठीक है, तो 1967 के अंदर दल बदल का एक बहुत बड़ा कारण था। इसका उदाहरण भी हमारे पास आया था कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक गयालाल हरियाणवी ने एक ही पखवाड़े में, यानी एक ही चुनाव के अंतर्गत 3 बार अपनी पार्टी बदली थी। तो उन्हीं के ऊपर एक जुमला भी बना था, अयाराम और गयाराम। तो अयाराम और गयाराम एक दल बदल की संज्ञा को दर्शाता है, दल बदल की चीजों को बताता है कि आखिर किस तरीके से उन नेता ने एक दल बदल का बहुत बड़ा उदाहरण दिया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो हमने पढ़ा यहां से दल बदल। खैर, अब हम जब आगे बढ़े, हमने देखा भाई कांग्रेस का हो गया विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हो गया, इतनी सारी बातें हो गई। 1967 1969 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो गया। अब समय आता है बेटा 1971 का। 1971 का समय आता है, और 1971 के समय में दोबारा से चुनाव होने हैं। अब इस चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी ने जो अपनी 1967 में खो दी थी जमीन, जो जमीन उन्होंने खो दी थी, जिन 9 राज्यों के अंदर उनकी हार हुई थी, अब वो चाहती थी कि दोबारा से उन राज्यों के अंदर उनका उदय हो, और साथ ही साथ पूरे देश भर के अंदर जितनी भी समस्याओं का सामना उनके देश की जनता ने और खुद उनकी पार्टी ने किया है, वो सब एक तरीके से खत्म हो जाए और फिर से खुशहाली आ जाए। इस बात को लेकर क्या था कि कांग्रेस ने काफी संघर्ष किया, खासकर इंदिरा गांधी ने इन सब चीजों पे काम किया। उसमें क्या था, पहला बेटा हमारे पास आता है प्रीवी पर्स। तो प्रीवी पर्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप चैप्टर नंबर 1 अगर पढ़ा हो आपने वन शॉट एक्सप्लेनेशन का, तो उससे पहले आपने कभी पढ़ा हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हमारे राष्ट्रीय निर्माण हो रहा था, तो हमारे राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती के अंदर एक सबसे बड़ा कारण यह था कि सभी राजाओं को अपने देश के अंदर लाना, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर करवाना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो इस मुश्किल काम को जो किया था वो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय पर हमारे देश के अंदर 543 राजा थे, और इन सभी राजाओं को अपने देश के अंदर लाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती बड़ी इसलिए बन गई थी क्योंकि खुद कांग्रेस सरकार ने 3 फैसले इशू किए थे। 3 फैसले क्या थे, पहला फैसला था कि हम भारत को पूर्ण रूप से आजाद करते हैं, भारत के क्षेत्रफल में से पाकिस्तान का उदय होगा, और तीसरा उन्होंने फैसला लिया था कि भारत के अंदर रहने वाले सभी राजाओं को हम ये आजादी देते हैं कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं, वो चाहें तो हिंदुस्तान के साथ जाएं, और अगर वो चाहें तो अपना अलग देश भी बना सकते हैं। और इस चुनाव को, इस फैसले को सुनते ही सबसे पहले त्रावणकोर का जो राजा था उसने ऐलान कर दिया था कि भाई हम अपना अलग देश बनाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब चीजें थी। तो इनको अपने अंदर लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर एक तरीके का मानदंड अपना लिया। हर एक तरीके का मानदंड का मतलब यह है कि जो प्यार से माना उसे प्यार से मनाया, जो थोड़ा पिटकर माना उसे पिटकर मनाया, और जो थोड़ा ऐंठ में माना उसको ऐंठ बना के बनाया। तो बहुत सारे मतलब हर तरीके का मानदंड अपनाया उन्होंने, परंतु सभी राजाओं को अपने देश के अंदर लाया गया। तो यहां से क्या था कि सभी राजाओं को देश के अंदर लाया तो गया, तो कुछ राजा अच्छे से मान भी गए, कुछ राजाओं को लालच दिया गया। तो उस समय पर ना उनको अपनी निजी संपदा रखने के लिए, सरकारी भत्ते से कुछ चीजें मिलने के लिए, महीने बेस पर पैसे मिलने के लिए बहुत सारे प्रावधान रखे गए थे। यानी कि बहुत सारे उनको क्या दी गई थी, एक तरीके से संपत्ति दी गई थी, और एक तरीके से क्या था, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की गई थी जिससे वो खुश रहें और हमारे देश के अंदर रहें। और साथ ही साथ इसी चीज को लेकर इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई हम सभी राजाओं को एक ही समान मान रहे हैं। मतलब कि मान लो उनका क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जितना है, 50 किलोमीटर के अंडर में ही है, और आप उनको उतना ही भत्ता दे रहे हो जितना एक राजस्थान के राजा को दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो किसी भी राजा को अगर अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होगा, या फिर सरकारी भत्ते से उसको पैसे जो दिए जा रहे हैं उस पर जो उसका अधिकार होगा, वो उस पर होगा कि उसके राज्य से कितनी कमाई हो रही है, उसके राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो ये जो सारे मानदंड रखे इंदिरा गांधी ने कि हर एक राजा को सिर्फ उतनी सब्सिडी
फैसिलिटी मिलेगी जितनी उसके राज्य से कमाई हो रही होगी उस हिसाब से। तो इस कार्य को नाम दिया गया बेटा प्रीवी पर्स का, ठीक है। और इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर अपनी जीत हासिल करने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए थे। इन कार्यक्रमों में हमारे पास कुछ उदाहरण आते हैं, बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हो गया, या खदानों का सरकारी विवरण हो गया, या भूमि सुधार हो गया। इसी के बाद उन्होंने एक नारा भी दिया, गरीबी हटाओ का नारा। और मैं आपको बताऊं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जय जवान जय किसान का नारा दिया था, यह आप खास ध्यान रखिएगा। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। अब फिर से वही बात आ गई थी कि जब 1967 का जब चुनाव हुआ था, तो इस चुनाव को हराने के लिए कांग्रेस को गैर कांग्रेसवाद का जन्म हुआ था, जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक संज्ञा दी थी, गैर कांग्रेसवाद, जिसमें सारे विपक्षी दल एक हो गए थे, जिसको नाम दिया था संयुक्त विधायक दल यानी एसयूडी। और पंजाब में इसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ कहा गया था इस तरीके से। तो यहां पर क्या था कि अब फिर से जब 1971 का चुनाव हो रहा है, तो यहां पे बेटा स्थापना होती ग्रैंड अलायंस की। तो यहां ग्रैंड अलायंस की स्थापना होती है, और ग्रैंड अलायंस ने यहां पे नारा दिया इंदिरा हटाओ का। यहां पे इंदिरा गांधी नारा दिया गरीबी हटाओ का, और यहां पे नारा दे दिया इन्होंने इंदिरा हटाओ का, ठीक है। तो ग्रैंड अलायंस ने की स्थापना हुई। अब यहां से क्या होता है, चुनाव होता है 1971 का। इसका परिणाम क्या है, कांग्रेस रिकविजनिस्ट, जो असली कांग्रेस है जिसके अंदर इंदिरा गांधी है, और सीपीआई संगठन को मिलाकर कांग्रेस की आई पूरे भारत के अंदर 375 सीटें। इन 375 सीटों के अंदर 352 सीटें जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रिकविजनिस्ट की थी, और केवल 23 सीटें जो थी वो सिर्फ और सिर्फ सीपीआई की थी। इसको मिलाकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। और जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर सिंडिकेट थे, उनकी महज पूरे भारत में 16 सीटें आई, और जो ग्रैंड अलायंस था उसके पूरे भारत के अंदर 40 से भी कम सीटें आई थी। तो यह था आपका 1971 की चुनाव के परिणाम। तो यहां पे हमने क्या जाना कि 1971 के चुनाव में क्या क्या स्थिति हुई थी। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गई, तो कांग्रेस की जो प्रणाली की जो पुनर्स्थापना हुई है, इसका क्या परिणाम हुआ है। यानी कि आपने भाई राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती में देखा कि किस तरीके से हमारे देश में कांग्रेस को ज्यादा महत्व दिया गया था, और इसकी वजह क्या थी। इसकी वजह यह थी, जिसमें हमने समझा था कि कांग्रेस देश की अंतरिम सरकार मानी गई थी। इसके अंदर सभी जाति धर्म के लोगों के लिए जगह थी, इसके अंदर लड़ाइयों की कमी थी, इसके अंदर हर एक बंदा, चाहे वो मजदूर हो चाहे उद्योगपति हो, वो खुशी से रहता था। ये सब चीजें थी, इसकी प्रकृति थी। इस प्रकृति को बदल दिया था इंदिरा गांधी ने। किस तरीके से, उसमें से हमारे पास 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला पॉइंट आता बेटा, कांग्रेस अब विभिन्न मतों और हितों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं बची थी। ये पार्टी कुछ गरीबों, दलितों और आदिवासियों पर ही निर्भर थी, जिनके लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब यहां पर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनः स्थापित तो किया, यानी कि जो हार उसने 1967 के राजनीतिक भूकंप में ली थी उस सब को रिकवर तो किया, परंतु कांग्रेस की प्रणाली को ही बदल दिया। खैर, इतने सारे कामों को करने के बाद इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर जीत हासिल कर ली। तो यह था कि ये जो सारे मानदंड इंदिरा गांधी ने अपनाए, उन सबसे भारी बहुमत से कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी। खैर, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास चैप्टर में, चौथा आम चुनाव तक देश में क्या क्या बदलाव आए थे। तो चौथे आम चुनाव तक देश में क्या बदलाव आ गए थे। 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की। दूसरा था नए प्रधानमंत्री का अनुभवहीन होना, इंदिरा गांधी बिल्कुल अनुभवहीन प्रधानमंत्री थी। गंभीर आर्थिक संकट, मानसून की असफलता जिसको हम खतरनाक दशक के नाम से जानते हैं। विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी हमारे पास, क्योंकि हम अपना पैसा एक तरीके से मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहे थे, और सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि हमने 2 युद्ध लड़े थे। एक 1962 का युद्ध लड़ा था जो चाइना के साथ था, एक 1965 का युद्ध लड़ा था जो कि पाकिस्तान के साथ था। और यहां पे अपने रुपए का हमने खुद वैल्यू डाउन कर दी थी ताकि हम विदेशी ट्रांजैक्शंस को कर पाएं। तो ये सारी सिचुएशंस थी बेटा, और ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको एक कहानी की तरह समझाने की कोशिश करी है, और मैं ये मानता हूं मेरी कोशिश सफल भी रही होगी, आपको एक कंप्लीट चैप्टर समझ में भी आया होगा। बट कहीं किसी टॉपिक में, छोटे से भी टॉपिक में कहीं डाउट रह गया हो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की उसी दिन पूरी कोशिश करूंगा। और आपने अगर पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं जो हमने वन शॉट रिवीजन में कवर अप कर लिए हैं अपनी सेकंड बुक में, तो फटाफट से उनको भी देख लीजिए, और अपने इस पॉलिटिकल साइंस के हर एक डाउट को क्लियर कर लीजिए, जिससे 23 मार्च के एग्जाम के अंदर हमें ना तो दिमाग में कोई टेंशन हो और ना ही किसी टॉपिक में डाउट हो, हम टेंशन फ्री जाएं, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर आए, हर एक क्वेश्चन को अच्छा बना कर आए। और जब हम चीजों को समझते हुए चलेंगे तो हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले सभी क्वेश्चन चाहे वो कितने ही मुश्किल हो, हमें बहुत आसान लगने वाले हैं। बशर्त यह है कि आप चीजों को रटो नहीं, समझते हुए चलो, ठीक है। तो यहां तक आज हमने पढ़ लिया अपना लोकतंत्र मतलब कांग्रेस का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। इसके बाद हम कल कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, होपफुली अपने कंप्लीट नोट्सों के साथ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, एक नेक्स्ट चैप्टर में, एक ब्रीफ बेस्ट एंड वन शॉट वे के साथ। थैंक यू।